चलिए हम लोग देखते हैं ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब। क्या होता है रक्तदाब? तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय हार्ट अपॉन द इनर वॉल ऑफ आर्टरीज इज नोन एज ब्लड प्रेशर। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो हृदय द्वारा धमनियों की आंतरिक दीवारों पर लगाए गए दाब को रक्तदाब कहते हैं। ठीक, जो आइडियल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है, अच्छा जानते होंगे 120/80। अब इसका जो यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा mmHg। 120 mmHg मतलब क्या हुआ कि किसी भी कांच की नली में 120 मिलीमीटर पारा चढ़ाने पर वो पारा उस नली में जितना दबाव डाल रहा है उतना ही शरीर में आपका रक्त, आपकी वाहिनियों, उतना ही दाब शरीर के अंदर रक्त रुधिर वाहिनियों पर डाल रहा है। इसका मापन किससे करते हैं? रक्त दाब का मापन इसको करते हैं स्फिग्नो मैनोमीटर से। स्फिग्नो मैनोमीटर, ध्यान रखिएगा रक्त दाब मापने वाली जो मशीन होती है, कोरोना में बहुत लोग अपने घर पे भी ला के रख लिए, बीपी वगैरह चेक कर रहे थे, तो उस मशीन को कहते हैं स्फिग्नो मैनोमीटर। अब इससे जब ब्लड प्रेशर मापेंगे तो दो तरह की वैल्यू आती है। देखिए ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है दो तरह का, एक होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक वैल्यू और डायस्टोलिक वैल्यू क्या होता है समझिएगा, दोनों होते क्या है। तो सिस्टोलिक वैल्यू मतलब होता है यह हृदय के सिकुड़ने की समय की अवस्था है। अब कोई बोतल है उसको दबा दीजिए, दबाएंगे तो उसमें से पानी बहुत तेजी से निकलेगा, यानी सिस्टोलिक क्या होता है, यह मान अधिक होता है। कितना होना चाहिए, तो इसका मान 110 से 120 के बीच कहीं भी रहे, ये नॉर्मल होता है। ये डायस्टोलिक क्या होता है, यह हृदय के फैलने के समय की अवस्था है, फैलने के समय की अवस्था। इसका मान अपेक्षाकृत कम होता है और इसे क्या है 70 to 80 के बीच। अगर इससे इधर उधर होता है तो फिर ब्लड प्रेशर में डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, और जब डिसऑर्डर क्रिएट होता है तो बीपी बढ़ता है या बीपी घटता है, तो वो भी हम लोग देख देते हैं।
हेडिंग डाल सकते हैं रक्त दाब संबंधी अनियमितताएं, रक्त दाब संबंधी अनियमितताएं, डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर। पहला जो होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को कहते हैं उच्च रक्तदाब। उच्च रक्तदाब अब उच्च हो चाहे निम्न हो, दोनों में दोनों वैल्यू चेक करना पड़ता है। कौन सा? एक होता है सिस्टोलिक वैल्यू या सिस्टोलिक मान, और दूसरा होता है डायस्टोलिक वैल्यू, डायस्टोलिक मान। उसी तरह दूसरा होता है, दोनों एक साथ देख लेंगे हम लोग, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब हुआ निम्न रक्तदाब। सिस्टोलिक वैल्यू का मान जो हो 140 से अधिक हो जाए और इसका मान जो है 90 से अधिक हो जाए तो हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर अधिक हो गया। सामान्य तो 120/80 है, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए सिस्टोलिक वैल्यू 20 अधिक होना चाहिए और डायस्टोलिक वैल्यू 10 अधिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये WHO की नई गाइडलाइन है कि हमारा जो हेक्टिक लाइफ स्टाइल है, जो हमारा दिन भर की भाग दौड़ है, इसमें इतना फ्लैक्चुएशन हमारा रोज होता रहता है और इसको हमारा ब्रेन कंट्रोल कर लेता है, फिर नॉर्मल पे ला देता है। यानी 20 का फ्लक्चुएशन यहाँ और 10 का फ्लक्चुएशन यहाँ, इसको कंट्रोल करके हमारा ब्रेन नॉर्मल पे ला देता है। इसका कोई नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर के किसी दूसरे अंगों पर नहीं पड़ता है। इसे कंट्रोल करने के लिए हमें किसी प्रकार की दवा का उपयोग करना नहीं पड़ता है, इसलिए ये नॉर्मल मान लिया जाता है कि इतने के लिए हमें किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी जब सिस्टोलिक मान 140 से बढ़े और डायस्टोलिक मान 90 से अधिक हो, तब उसका नकारात्मक प्रभाव जो है हमारे शरीर के दूसरे अंगों पर पड़ने लगता है, तो हमारे शरीर की सेल्फ कंट्रोलिंग से वो बाहर चला जाता है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए हमें दवा लेनी पड़ती है, नहीं तो और वो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए 140 और 90 की रेंज को कहते हैं कि ये लिमिट रेंज है। इससे ज्यादा जब होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, यानी हाइपरटेंशन हो गया। लेकिन सामान्य स्थिति क्या होती है? 120 और 80 होती है। उसी तरह हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन होगा तो भी हमें इन्हीं दोनों मान को चेक करना पड़ेगा, सिस्टोलिक वैल्यू मतलब सिकुड़ने के समय का मान और डायस्टोलिक वैल्यू फैलने के समय का मान। अगर ये 110 से कम हो जाए और ये 70 से कम हो जाए तो समझिए कि ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। ये नॉर्मल रेंज, यानी हमारा शरीर थोड़ा थोड़ा बीपी बढ़ना तो झेल लेता है, लेकिन बीपी लो होता है तो तुरंत हम फेंटेड हो जाते हैं, चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और रक्त दाब को कंट्रोल, अगर किसी का बीपी लो है और आपके सामने गिर रहा है तो तुरंत उसे बैठाइए और उसका पैर कमर के सीध मिलाइए या उससे ऊपर ला दीजिए अगर संभव हो। देखिए हर जगह नमक पानी तो नहीं मिल सकता सड़क पे, लेकिन एक चीज आज गांव शहर हर जगह इजीली अवेलेबल है, वह चीज होती है कोल्ड ड्रिंक। और वो भी वो माजा फ्रूटी छोड़ के, जो पेप्सी फैंटा और ये ड्यूज और लिम्का पीते हैं या कोक थम्स अप पीते हैं, ये वाला जो होता है, तो किसी का बीपी कम हो रहा है, एक गिलास, छोटी गिलास, इतनी बड़ी गिलास से कोल्ड ड्रिंक पिला दीजिए तो वो बीपी सूट अप कर देता है।
ध्यान रखिएगा। तो बीपी लो होने का फर्स्ट एड क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिला दीजिए। नमक पानी अवेलेबल है तो नमक पानी पिला दीजिए, लेकिन हर जगह नमक पानी मिलाना देना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए कोल्ड ड्रिंक तो हर जगह कहीं से छोटा पैकेट खरीदा, बॉटल छोटी वाली खरीदी और पिला दिया। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रिकॉशन होता है। कुछ चीजें और हमें देखना है, जैसे हम देखते हैं एंजियोग्राफी क्या होती है। एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी क्या होती है, एक यांत्रिक तकनीक है, यांत्रिक तकनीक है जो रक्त में ब्लॉकेज का पता लगाती है, जो रक्त में या रक्त परिसंचरण में उत्पन्न बाधा का पता लगाती है। यानी एंजियोग्राफी से पता चलता है कि रक्त परिसंचरण में कहाँ बाधा उत्पन्न है। ये एंजियोग्राफी दो तरीके से, एंजियोग्राफी से पता चलता है कि रक्त परिसंचरण में बाधा कहाँ उत्पन्न है। अब जब हमें पता चल गया कहाँ बाधा उत्पन्न है, तो उसे दूर करने के लिए हम करते क्या हैं, एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोप्लास्टी फिर क्या है, यांत्रिक तकनीक है जो रक्त परिसंचरण में उत्पन्न बाधा को दूर करती है। कैसे दूर करती है, तो दो तरीका होता है इसका। एक को कहते हैं छल्ला विधि, कहते हैं ना हृदय में दिल में छल्ला पड़ा है, तो छल्ला विधि, इंग्लिश में कहते हैं स्टेंटिंग। और दूसरा होता है कैथेटर विधि, इंग्लिश में कहते हैं कैथेटरिंग। स्टेंटिंग क्या होता है समझिएगा, और कैथेटरिंग क्या होता है ये भी समझिएगा। ये मान लीजिए आपके शरीर की कोई ट्यूब है, मान लीजिए कोरोनरी धमनी है, और यहां पे हुआ है ब्लॉकेज। तो यहां पे हुआ है, कैसे पता चला, एंजियोग्राफी से पता चला कि ये ब्लॉकेज है। अब छल्ला डालना होता है तो क्या करते हैं, यहां छल्ला डाल दिए, ये रास्ता क्लियर हो गया। ये बीच में 2 डायमेंशनल है तो आपको बाधा दिख रहा होगा। ऐसे मान लीजिए ट्यूब है और इसी में लगा के डाल दिए, तो ये इसको दबा दिया, दबा दिया तो देखिए ये दोनों साइड में उठ गया, और उठने के बाद रास्ता क्लियर हो गया, तो इसे कहते हैं स्टेंटिंग। अब दूसरा देखते हैं कैथेटरिंग क्या होता है। कैथेटर इज ए बलून लाइक स्ट्रक्चर, यानी गुब्बारे जैसी संरचना होती है। यहां मान लीजिए ये है, यहां पे ब्लॉकेज है, तो पहले इस बलून एक साइड से डाल के दूसरे साइड में भेजते हैं इस बलून को,
फिर इसको फुलाते हैं, तो इसमें ऐसे फूलता है तो ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और फिर वापस उसे धीरे धीरे खींचते हैं। तो जब धीरे धीरे इसे खींचोगे तो ये क्या करेगा, इसको काटना शुरू करेगा। जैसे जैसे नजदीक आएगा ये इसको काटेगा, और काटेगा तो फिर क्या है, रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कैथेटरिंग। इन दोनों की लिमिटेशन है, सीमा है। किसकी सीमा है, एंजियोप्लास्टी की ही सीमा है पूरा। क्या सीमा है देखते हैं, कि मान लीजिए ये ट्यूब है और ये ब्लॉकेज हुआ यहां पे, यहां पे भी हो गया, यहां पे भी हो गया, यहां पे भी हो गया, कई जगह ब्लॉकेज हो गया। तो मल्टी ब्लॉकेज जो है, मल्टी ब्लॉकेज है, ये क्या है, इसकी सीमा है कि जब क्या है, रुकावट एक से अधिक जगहों पर हो तो ये एंजियोप्लास्टी काम नहीं करती है। तब हमें क्या काम करती है, तब काम करती है बाईपास सर्जरी, या इसे कहते हैं CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, या इसी को बाईपास सर्जरी। आप सुने होंगे किसी के हृदय का क्या किया गया, बाईपास, उनके दिल का बाईपास किया गया। तो चलिए देखते हैं बाईपास सर्जरी क्या होती है। तो बाईपास सर्जरी इज अ क्लोज्ड हार्ट सर्जरी, यानी इसको हार्ट को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये हार्ट बंद रहता है, कोरोनरी आर्टरी बाहर से लगी हुई है, तो बाहर से ही बाईपास कर लिया जाता है। जब ऑपरेशन करके हृदय को खोल दिया जाए तो कहते हैं ओपन हार्ट सर्जरी, और ये बंद ही रहे, बंद पे ही काम हो जाए तो उसे कहते हैं क्लोज हार्ट सर्जरी। तो मान लीजिए ये ट्यूब है भाई, यहां पे क्या था, ब्लॉकेज है, मल्टी ब्लॉकेज है। तो इसमें क्या करते हैं, एक दूसरी ट्यूब निकालते हैं और यहां से इसको जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो गया, अब ब्लड यहां रुकावट होगी तो उसको नया रास्ता मिल जाएगा इधर से जाने का। तो ये हो गया बाईपास सर्जरी। यहां ध्यान रखना है कि ये कहां से निकालते हैं, तो सामान्यतः पैर की सैफेनस सिरा लगाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सामान्यतः यहाँ क्या निकालते हैं, सैफेनस वेन निकाल के लगा देते हैं, और यही जो है बाईपास सर्जरी है। तो इसकी जरूरत कब पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है जब ब्लॉकेज क्या हो जाए, कई जगहों पे हो जाए और एंजियोग्राफी काम या एंजियोप्लास्टी काम ना करे, तो बाईपास सर्जरी। इसी तरह बाईपास रोड भी सुना होगा आपने।